नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर से। अशोक गहलोत, अविनाश पांडे ने बड़ा फैसला किया है। 19 बागी कांग्रेस विधायकों के क्षेत्रों में उपचुनाव कराने की तैयारियां यहां पर शुरू कर दी गई हैं और इन सभी क्षेत्रों में उपयुक्त उम्मीदवारों की खोज का काम भी शुरू हो गया। जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इनकी सदस्यता समाप्त होने की कार्यवाही पूरी होगी तो वहां उसी दिन से उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन क्षेत्रों के कुछ भाजपा नेता भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। इन सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वालों की लंबी कतार है। तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसी स्थिति भी आ सकती है उपचुनाव को लेकर, लेकिन अब जिस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है, उपचुनाव की तैयारियां भी सरकार यहां शुरू कर चुकी है। इंतजार है तो उन बागी विधायकों पर कार्रवाई होने को लेकर। जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इनकी सदस्यता समाप्त होने की कार्यवाही पूरी होगी, उसी दिन से उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो जाएगी। इन क्षेत्रों के खास बात है कि कुछ भाजपा नेता भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक नजर आ रहे हैं। यानी कांग्रेस के दूसरे नेताओं के साथ साथ भाजपा के भी कुछ नेता हैं जो कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़ने के इच्छुक है और इन सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वालों की एक लंबी कतार है। कोशिश में लगे हुए हैं लोग कि उन्हें कांग्रेस से ही सही लेकिन टिकट मिल जाए। यानी कांग्रेस के जो नेता हैं वो तो इस कतार में नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ भाजपा के नेता भी इस कतार में शामिल हैं। वो भी इच्छुक हैं चुनाव लड़ने को लेकर। तो बेहद अहम खबर, बड़ी खबर, उपचुनाव कराने की तैयारियां यहां पर शुरू की जा चुकी हैं। 19 बागी कांग्रेस विधायकों के क्षेत्रों में उपचुनाव की तैयारी में सरकार है। सभी क्षेत्रों में उपयुक्त उम्मीदवारों की खोज का काम यहां पर शुरू हो चुका है कि उपयुक्त उम्मीदवार जल्द से जल्द मिल सके। और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएमआर पहुंचे हैं। पूरे काफिले के साथ सीएम पहुंच चुके हैं सीएमआर। लेकिन एक बड़ा फैसला जरूर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अविनाश पांडे ने लिया है। इन सभी क्षेत्रों में उपयुक्त उम्मीदवारों की खोज का काम शुरू किया गया है। उपचुनाव की तैयारियां यहां पर शुरू हो चुकी हैं ताकि जब विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इनकी सदस्यता समाप्त की जाएगी और ये पूरी प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद ही ये काम शुरू हो जाएगा। हालांकि तलाश जारी है, लेकिन खास बात यह कि कांग्रेस के नेता तो इच्छुक हैं कि इन क्षेत्रों से चुनाव के लिए कांग्रेस से टिकट मिल सके, लेकिन कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी के भी कुछ लोग हैं और एक लंबी कतार है जो चाहते हैं कि कांग्रेस की टिकट मिल सके उन्हें और ये उपचुनाव वो लड़ सके, क्योंकि कांग्रेस उपयुक्त उम्मीदवार की तलाश तो कर रही है। अब तलाश ये अपने ही कांग्रेस नेताओं पर खत्म होती है या फिर बीजेपी के नेता जो शायद इस कतार में शामिल है, जो शुमार है इस लिस्ट में उपचुनाव के में टिकट मिलने के इच्छुक हैं, और हो सकता है कि उन पर जाकर ये सर्च खत्म हो, ये तलाश खत्म हो। तो एक लंबी कतार जरूर है इन सभी सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर, लेकिन पूरा निर्भर करता है, डिपेंड करता है जब विधानसभा अध्यक्ष इस पर कार्रवाई करेंगे और जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई खत्म होगी, ये पूरी प्रक्रिया खत्म होगी, उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। और उससे पहले ही जब तक इनकी सदस्यता समाप्त नहीं होती, कार्रवाई इसकी पूरी होगी, उसके बाद से ये काम शुरू होगा। लेकिन तैयारियां अभी से सरकार की तरफ से जारी है उन क्षेत्रों को लेकर जहां पर कांग्रेस के साथ साथ भाजपा के भी नेता हैं जो कतार में हैं, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं कांग्रेस की टिकट पर। अब यहां पर जब उपचुनाव होंगे तो बेहद अहम ये कि टिकट किसे दिया जाता है, कौन विश्वस्त होगा, किस पर दांव खेला जाता है, और अपने आप को साबित करने की कोशिश यहां पर जरूर नेताओं द्वारा शुरू हो जाएगी जो इन क्षेत्रों से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इसमें सिर्फ कांग्रेस के ही नहीं, बीजेपी के नेता भी शामिल हैं, इच्छुक हैं बीजेपी के भी नेता कि उन्हें टिकट मिल सके कांग्रेस से ही सही और वो उपचुनाव फाइट कर सके। लेकिन चुनाव में सबसे अहम जो होता है वो टिकट मिलना होता है। अब क्योंकि बागी कांग्रेस के ये 19 विधायक हो चुके हैं, इनकी सदस्यता समाप्त होने की कार्रवाई भी जब पूरी होगी उसी दिन से ही उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन तैयारियां जरूर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कर रही है। खास बात है कांग्रेस के साथ साथ भाजपा के भी नेता हैं जो टकटकी लगाए हुए हैं कि जब उम्मीदवारों की तलाश हो तो उसमें उनका नाम भी शामिल हो और कहीं ना कहीं उनके नाम पर भी सहमति बन सके, कांग्रेस से टिकट मिल सके तो वो चुनाव लड़ सके। तो उपचुनाव कराने की पूरी तैयारी शुरू कर दी है सरकार ने 19 क्षेत्रों में, क्योंकि 19 विधायक है जिनकी सदस्यता खत्म होने की
कार्रवाई जैसे ही पूरी होगी, विधानसभा अध्यक्ष जैसे ही इस कार्यवाही को पूरा करेंगे और उसी दिन से उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले की जो तैयारियां होती हैं वो जरूर सरकार अब शुरू कर रही है उपचुनाव को लेकर, और तैयारियां पहले से की जा रही है, लेकिन इंप्लीमेंट किया जाएगा जब विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा बाकी 19 विधायकों पर कार्रवाई की जाएगी, उनकी सदस्यता ग्रहण की जाएगी और उसी के बाद ही उपचुनाव यहां कराए जा सकेंगे। लेकिन तैयारियों को देखते हुए सरकार सजग है और ये बड़ा फैसला लिया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने। और चलिए इसी पर बातचीत के लिए सीधा रुख करते हैं, जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, लगातार देखिए प्रतिक्रिया भी आ रही है, लोग अपनी बात भी रख रहे हैं, फिर वो चाहे हम पायलट कैंप की बात करें या फिर यहाँ के विधायकों की बात करें या खास तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें, लेकिन एक बड़ा फैसला ये जो लिया गया है उसके मद्देनजर जरूर जानना चाहेंगे कि अब इंतजार इसी बात को लेकर कि विधानसभा अध्यक्ष उन 19 बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करें और ताकि उपचुनाव हो सके, और उपचुनाव जब तक होंगे वो प्रोसीजर चलेगा, लेकिन तैयारियां कांग्रेस पहले से ही करना चाहती है। एक बड़ी चुनौती होगी अपने लिए ईमानदार रहने वाले, पार्टी के लिए विश्वस्त रहने वाले उन कैंडिडेट्स की तलाश करना। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन 19 जगहों पर उपचुनाव की बातें हो रही है वहां को लेकर तैयारियां अब कांग्रेस पार्टी ने शुरू कर दी है। पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद तैयारियों को लेकर साफ तौर पर उन जिलों के लीडर्स को कह दिया गया। संकट कांग्रेस पार्टी के साथ ये है कि पिछले तकरीबन 6.5 साल से सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहे हैं, तो जिस तरह का नीचे का कैडर होना चाहिए कांग्रेस पार्टी का, जिलों का, ब्लॉक का, वो सचिन पायलट ने तैयार किया था और किसी का दखल उसमें नहीं होने उन्होंने दिया। और यही कारण है कि हम ईस्टर्न राजस्थान की बात करें तो ऊपर से लेकर नीचे तक इकाइयां सचिन पायलट के अनुसार उनके समर्थकों के द्वारा वहां पर जिला और ब्लॉक कांग्रेस पार्टी की इकाइयां खड़ी की गई थी। अब यहाँ पर तैयारियों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से तैयारी करनी पड़ेगी। एक तरह से जो सबसे कमज़ोर कड़ी वाले इलाके जो कहे जा सकते हैं वो हम दौसा जिला मान सकते हैं सबसे पहले, फिर हम करौली और भरतपुर, और इसके साथ ही वो बाड़मेर का इलाका जहाँ से हेमाराम चौधरी आते हैं, और इसके साथ ही नागौर बेल्ट जहाँ से रामनिवास गावड़िया, मुकेश भाकर आते हैं। ये वो इलाके हैं जहाँ पर यूँ कह सकते हैं कि नए सिरे से एक्सरसाइज कांग्रेस पार्टी को करनी पड़ी। गोविंद डोटासरा को इसीलिए अध्यक्ष बनाया गया है कि मार्शल जाति के सामने, मार्शल जाति के व्यक्ति को पीसीसी का चीफ बनाना, और इसके साथ ही जो आप देख सकते हैं कि रामनिवास गावड़िया, मुकेश भाकर, हेमाराम चौधरी, ये जो जाट लीडर सचिन पायलट के कैंप में है और उससे जो नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो रहा है उसको गोविंद डोटासरा के जरिए बैलेंस करना या डैमेज कंट्रोल करना। लेकिन अभी डैमेज कंट्रोल करने की बहुत महती आवश्यकता कांग्रेस के और अशोक गहलोत कैंप के लिए है। दौसा जिला और इसके साथ ही करौली और ईस्टर्न राजस्थान के वो इलाके, विश्वेंद्र सिंह का विकल्प खोजना और रमेश मीणा का विकल्प खोजना, और इसके साथ ही दौसा के अंदर और उन जिलों के अंदर जहाँ गुजर और मीणा वोट बहुतायत में है और जो डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं यहाँ पर आने वाली केवल 1-2 विधानसभा नहीं, सभी विधानसभा सीटों पर इन दोनों समुदायों का ईस्टर्न राजस्थान पर व्यापक असर है। और जब भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर पर्दे के पीछे से पैचअप होगा तो बीजेपी में आप जानते ही हैं कि एक बड़ी मीणा ताकत है। वो मीणा ताकत किस तरह से सचिन पायलट के लिए काम करेगी वो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, काबिले गौर होगा। मुरारीलाल मीणा की अगर हम बात कर लेते हैं एक एक करके, तो मुरारीलाल मीणा का असर दौसा की 3 विधानसभा सीटों पर सीधे तौर पर देखा जाता है। वो है बांदीकुई, दौसा और महुआ, और उसका एक तरह से कहा जाए तो विकल्प खोजना बड़ी चुनौती है। हम इसलिए गुर्जर समुदाय की बात नहीं कर रहे क्योंकि गुर्जर समुदाय को लेकर सचिन पायलट एक अकेले ही पर्याप्त है और किसी गुर्जर नेता का नाम लेने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। वो अपने ही दम पर यहाँ पर गुर्जर वोट दिला सकते हैं। थोड़ा सा आगे हम चलेंगे तो रमेश मीणा को वहाँ पर गुर्जर मीणा समीकरण जो है वो जीत दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
उसका तोड़ निकालना एक बड़ी चुनौती होगी। विश्वेंद्र सिंह जो अपने आप में खुद छत्रप हैं, किसी पार्टी की जरूरत उनको नहीं रहती, वो अपने आप में अपने दम पर चुनाव जीतते हैं। कौन सा ऐसा कैंडिडेट होगा जो विश्वेंद्र सिंह को चुनौती दे सके, चाहे वो दमखम के आधार पर हो, चाहे और अन्य जातीय वोटों के आधार पर हो, ये एक देखना कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मुश्किल भी होगा। और अभी तक ऐसा कोई कैंडिडेट भी वहाँ नज़र आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये ऐसे कुछ इलाके हैं जिनको लेकर हम गुड़ामलानी की बात कर लें तो वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी के पास, क्योंकि एक लंबे अरसे से हेमाराम चौधरी गुड़ामलानी में कांग्रेस का पर्याय बने हुए हैं, तो गुड़ामलानी में हेमाराम चौधरी का कौन विकल्प हो सकता है। और दूसरा, हेमाराम चौधरी को लेकर कोई भी साइड इफेक्ट या कोई उनके खिलाफ ऐसी बात नहीं कही जा सकती जो उनके चरित्र पर संदेह प्रकट करती है। एक उनकी जो छवि रही है वो काफ़ी ग्राउंड टू अर्थ रही है, ईमानदार लीडर की छवि रही है। तो कई ऐसे कारण हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को एक मजबूती मिल सकती है डोटासरा के आने से, सीकर की श्रीमाधोपुर सीट पर, जहाँ पर डोटासरा के आने से वहाँ जाट वोट एक ताकत के तौर पर नज़र आएगा। और जो चुनौती दीपेंद्र सिंह शेखावत या फैमिली को है वो वहाँ पर एक मजबूती के तौर पर दिखाई दे सकता है। नागौर के अंदर यहाँ पर चेतन डूडी इस कैंप में हैं तो इससे कांग्रेस को फ़ायदा है, लेकिन रामनिवास गावड़िया और मुकेश भाकर के विकल्प कांग्रेस को खोजने होंगे और एक बड़े कैंडिडेट्स के तौर पर कोई ऐसे चेहरे जो चुनाव हरा सके। तो यहाँ जो पूरी बिछात है, जिस तरह की लीडरशिप की जो हमें नज़र आ रही है, श्रीमाधो जो नीम का थाना की बात करें तो वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी के पास अब लगता है कि वही पुराने चेहरे आजमाए जा सकते हैं जो कांग्रेस छोड़कर गए थे और जो बागी के तौर पर बाद में चुनाव लड़ चुके थे। सुरेश मोदी के सामने यहाँ पर फिर वही पुराना कार्ड कांग्रेस पार्टी खेल सकती है। ये तमाम जो राजनीतिक समीकरण है, इसकी तोड़ के लिए मंत्री परिषद के विस्तार की बात की जा रही है। लाखन मीणा को लाने की बात, उसी इलाके से आपके खिलाड़ी लाल बैरवा को मंत्री बनाने की बात, तो SC ST और गुर्जर इस समीकरण पर ज़्यादा फोकस किया गया है। जाट कांग्रेस ने PCC चीफ बना दिया है, लेकिन अब SC ST और गुर्जर पर मंत्री परिषद विस्तार के अंदर हमें पूरी छाया उसकी नज़र आने वाली है। किस तरह का वो कॉम्बिनेशन होगा, किस तरह की शेप सियासी जादूगर उस मंत्री परिषद में देते हुए नज़र आएंगे और किस तरह का तोड़। हमने ये भी सुना है कि आने वाले समय में कर्नल बैंसला सरीके बड़े नेता भी कांग्रेस पार्टी के अंदर नज़र आ सकता है, ऐसा सुना है सूत्रों के अनुसार। कितनी बात सच है ये पता नहीं, लेकिन ऐसा सुना है। और एक बड़े मीणा छत्रप से संपर्क में भी कांग्रेस पार्टी है जो मुरारीलाल मीणा का विकल्प बनकर ईस्टर्न राजस्थान में सामने आ सके। वो कौन मीणा छत्रप होगा ये तो रहस्य है, लेकिन जल्दी ही वो नाम भी सियासी जादूगर के जो पत्ते हैं तुरुप के उससे निकलकर सामने आ सकता है। अभी भी चुनौती जो सबसे बड़ी है वो है इन इलाकों में गुर्जर समुदाय को लेकर, उनके एक एक वोट को लेकर जिस तरह का अभी माहौल सोशल मीडिया पर बना हुआ है वो साफ तौर पर एंटी कांग्रेस माहौल गुर्जर समुदाय का बना हुआ है। उस माहौल को कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाएगा, इसके लिए कई नई फोर्सेज जो सामाजिक स्तर पर है वो यहाँ कांग्रेस पार्टी को लगानी पड़ेगी। क्योंकि ये जो इलाके हैं जो हम जिनकी बात कर रहे हैं, जो राजस्थान के पूर्वी इलाके कहे जाते हैं, यहाँ घोर जातिवादी राजनीति देखी जा सकती है। अब नई कांग्रेस वहाँ खड़ी हो रही है। बरसों से सचिन पायलट की कांग्रेस कई जिलों में काबिज रही है, अब गैर पायलट कांग्रेस वहाँ खड़ी हो रही है। वो कितनी मजबूती के साथ इन उपचुनाव में वो मुकाबला कर पाएगी ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत अरसे से उस पुरानी कांग्रेस की हालत इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो क्या अपने आप को वहाँ पर रिमूव कर पाएगी, रिवाइव कर पाएगी। कोई नई लीडरशिप अब तक पायलट कांग्रेस ने वहाँ आने ही नहीं दी। तो ऐसे में अब उसके सामने कोई नई कांग्रेस, ओरिजिनल कांग्रेस आ पाए, ये बहुत कहा जा सकता है लंबा सफर होगा। बिल्कुल योगेश, लेकिन इन 19 अगर बागी विधायकों की बात की जा रही है और यहाँ पर तैयारियां शुरू कर दी कि सबसे बड़ा चैलेंज कैंडिडेट्स को चुनना होगा, लेकिन जिस तरह से भी आपने जानकारी दी एक एक विधानसभा को लेकर, ये जो हम 19 क्षेत्रों की बात करें विधानसभा क्षेत्रों की, कितने इनमें से हैं जो आपको लगता है कि उनका तोड़ बहुत मुश्किल है, उन कैंडिडेट्स का
कांग्रेस को ढूंढना। और दूसरी अहम बात कि बीजेपी के भी कई नेता इस कतार में मौजूद हैं, वो खुद चाहते कि कांग्रेस से टिकट मिल जाए और वो ये चुनाव लड़े। क्या इस पर भी कांग्रेस निर्भर करेगी, डिसीजन ले सकती है? क्योंकि सिर्फ एक अच्छा कैंडिडेट मिलना, जिताऊ कैंडिडेट ही अहम माना जाएगा इनके लिए। देखिए, ईस्टर्न राजस्थान में सबसे बड़ा जो संकट है कांग्रेस पार्टी के लिए है वो सचिन पायलट का तोड़ ढूंढना। ये घोर जातिवादी इलाका, गुर्जर बाहुल्य इलाके हैं और जो सचिन पायलट को अपना लीडर मानकर चलते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर जो कैंडिडेट जीते थे चुनाव में, विधानसभा में, जिनको टिकट भी सचिन पायलट के कारण मिला और जिनको जिताने में भी सचिन पायलट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। कई कैंडिडेट्स तो सचिन पायलट ने हारे हुए कैंडिडेट्स को चुनाव जिता दिया जो किसी भी लायक नहीं थे कि वो कांग्रेस के विधायक बनकर विधानसभा में पहुंच जाए, लेकिन उनको भी सचिन पायलट के रहमो करम के कारण वो चुनाव जीतकर और विधानसभा तक पहुंच गए। अब सचिन पायलट के सामने चुनौती है क्योंकि वो सिंबल हाथ का था और हाथ के सिंबल को पूर्वी राजस्थान में जो खास तौर पर एससी और एसटी की जातियों में एक बड़ा फैक्टर माना जाता है। उस हाथ के सिंबल के मुकाबले के लिए आज से कई साल पहले भैरों सिंह शेखावत डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को स्थापित राजनीतिक तौर पर लेकर आए थे और उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा ने मीणा वोट बैंक में कांग्रेस के सेंध लगाई थी और उसका आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा मिला था। लेकिन अब किरोड़ी लाल मीणा का कितना असर है ये हमने बीते विधानसभा चुनाव में देखा था। तो अब नए सिरे से सचिन पायलट किस तरह की रणनीतिक बिछात वहाँ बिछाते हैं। और जो आपने नाम बताए कि कौन कौन नेता बहुत मजबूती के साथ हो सकते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं रमेश मीणा का विकल्प, विश्वेंद्र सिंह का विकल्प, मुरारी लाल मीणा का विकल्प, ये तीन बड़े चेहरे ईस्टर्न राजस्थान के जिनका विकल्प खोजना एक भारी चुनौती कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व के लिए होगी। किस तरह के तर्कश के तीर अशोक गहलोत के तीर तर्कश से निकलेंगे ये होगा। लेकिन अब जो अन्य जातियों पर फोकस मोटे तौर पर रहने वाला है, उन जातियों के भी नाम मैं आपको बता देता हूं जिनको लेकर खास तौर पर फोकस रहने वाला है। कांग्रेस अपने परंपरागत मीणा वोट को अपने काबू में रखने के लिए या यूँ कह सकते हैं अपने साथ जोड़े रखने के लिए भरसक प्रयास करेगी और प्रयोग करेगी। दूसरा जो कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा रहा है या बड़ा वोट बैंक रहा है एक ज़माने भर तक, ब्राह्मण वोट बैंक, जिसमें पंडित नवल किशोर शर्मा से लेकर हम धौलपुर की राजनीति तक बनवारी लाल शर्मा तक जाएं तो एक बड़ा कांग्रेस के पास वोट बैंक ब्राह्मणों का रहा है जो 70 से 80% वोट कांग्रेस पार्टी को एक ज़माने में देते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बदला और सचिन पायलट का युग आया तो ब्राह्मण राजनीति वहाँ हाशिए पर चली गई और इसमें कोई दो राय नहीं कि धीरे धीरे ब्राह्मण सिटक कर और वो कांग्रेस पार्टी से टूटकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर खड़ा हो गया। अब कांग्रेस की कोशिश होगी कि वापस से उस अपने पुराने वोट को कैसे अपने साथ लाया जाए और किस तरह का प्रयोग किया जाए। दूसरा जो बड़ा कारण है माली वोट बैंक, यहाँ हमको ध्यान देने वाली बात है कि हम जैसे ही पूर्वी राजस्थान की तरफ बस्सी से निकलकर शुरू होते हैं तो दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, आपके गंगापुर, सवाई माधोपुर कि तमाम वो इलाके हैं जहाँ माली वोट बैंक अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण वोट बैंक है। ये वोट बैंक चुनाव हराता भी है और चुनाव जिताता भी है। हम दौसा जिले की बात कर ले तो वहाँ पर व्यापक असर है, खासतौर से बांदीकुई में व्यापक असर माली वोट बैंक का है और दौसा सीट पर भी माली वोट बहुतायत में। उससे आगे चलेंगे हम करौली की बात कर ले तो वहाँ पर भी माली वोट अपने आप में डिसाइडिंग है। चाहे और भी कई ऐसे विधानसभा सीट है जहाँ पर जो अशोक गहलोत के साथ मुझे अब लगता है कि डटकर रहेगा। जिस तरह के हालात इस वक्त बने हैं तो उस वक्त गुर्जर वोट अगर सचिन पायलट के साथ जाता हुआ नजर आएगा तो अशोक गहलोत के साथ ये उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल हो जाएगा कि वो अपने लीडर अशोक गहलोत के साथ खड़े नजर आएं। हालांकि इस राजस्थान के जो वोटर हैं वो फूल माली कहलाते हैं, मतलब कमल के साथ उनका पुराना जुड़ाव रहा है। लेकिन जब बात अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा की आएगी कि अगर वो अपने लीडर को नहीं बचा पाएंगे तो वहाँ उनकी सरकार गिर जाएगी और मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। ऐसी स्थिति में
जो माली समाज है वो अशोक गहलोत के साथ इस इलाके में और भी जहाँ पर भी चुनाव होने हैं और वहाँ माली वोट डिसाइडिंग है या वहाँ अपना एक दखल रखता है, खासतौर से शेखावाटी की सीटों पर भी, श्री माधोपुर पर भी रखता है और भी अन्य जो सीटें हैं वहाँ रखता है, तो वहाँ माली वोट अपना काम बहुत तरीके से करेगा। बहुत छोटी सी जो भूमि होती है, यूँ कह सकते हैं कि बड़ी कृषि भूमि की ज़रूरत नहीं होती माली को खेत जोतने के लिए या बगीचा लगाने के लिए या सब्जी उगाने के लिए। बहुत छोटी सी भूमि पर भी वो बड़ा काम कर जाते हैं और ज़्यादा पैदावार करते हैं। तो अब राजनीतिक पैदावार वो किस तरह से करेंगे, किस तरह से वो मुकाबला करेंगे उस बड़ी जाति का जिसको वोट देना भी आता है और जिसको माहौल बनाना भी आता है। तो यहाँ पर इस राजस्थान में देखने को मिलेगा। और शेड्यूल कास्ट का वोट जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी आश्वस्त हमेशा रहती है। हमने आपको बताया कि खिलाड़ीलाल बैरवा को लाने की बात की जा रही है, उन्हें आगे लाकर उन्हें उप मुख्यमंत्री पद तक का उनका नाम चल रहा है, कैबिनेट मिनिस्टर तक का उनका नाम चल रहा है। तो बैरवा वोट बैंक एक बहुतायत में ईस्टर्न राजस्थान में है। इस बैरवा वोट बैंक पर पूरा फोकस कांग्रेस पार्टी का रहेगा और इस बैरवा वोट बैंक के सारे जो दलित वोट बैंक का जो कार्ड कांग्रेस खेलने जा रही है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो नए मंत्री बने हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर होगी कि वो अब मंत्री बनने के बाद अपने स्वजातीय वोटों को किस तरह से अपनी पार्टी के प्रति शिफ्ट कर पाते हैं। एक बात और है योगेश जी, बिल्कुल एक चीज और है, राजस्थान में खासतौर से जाति बहुत महत्व रखती है चुनावों के दौरान और सबका अपना वोट बैंक बटा हुआ है क्षेत्रवार भी। ऐसे में जब अब अगर उपचुनाव होते हैं, इन 19 सीट के हम बात करते हैं, अगर ये चुनाव होते हैं तो क्या वाकई में जाति के आधार पर जिस तरह से होता रहा है वैसा ही फायदा मिलेगा, वैसे ही कैंडिडेट उतारने की कोशिश की जाएगी, या फिर इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए जो पार्टी के प्रति आम जन की भी आस्था होती है कि हमें कैंडिडेट से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है तो सिंबल से मतलब है, पार्टी से मतलब है, कोई भी खड़ा हो हमें इसे ही वोट देना है। क्या आपको लगता है कि अभी भी वैसे ही स्थिति रहेगी इन उपचुनाव में भी? देखिए ज़्यादातर जो जैसे हम बाड़मेर की बात कर लें, गुड़ा मलानी की बात कर लें, वह सिंबल की राजनीति चलती है। हम श्री माधोपुर की बात कर लें, वहाँ सिंबल की राजनीति चलती है। हम नीम का थाना की बात कर लें, वहाँ ट्रायंगुलर पॉलिटिक्स भी मिलती है, निर्दलीय भी वहाँ चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं, वहाँ अलग तरह की राजनीति होती है। लेकिन ईस्टर्न राजस्थान की जो पॉलिटिक्स है वहाँ पर जो पार्टियाँ हैं कई बार गौण हो जाती है, कई बार पीछे हट जाती है। वहाँ राजपा भी बनी, राजपा को भी वोट मिले, उनके कैंडिडेट जीते। दौसा से तो राजपा के सिंबल पर कांग्रेस बीजेपी दोनों को हराकर किरोड़ीलाल मीणा किताब के सिंबल पर लोकसभा का चुनाव जीत गए थे। और विश्वेंद्र सिंह को किसी पार्टी के वो मोहताज नहीं है, किसी न कमल की ज़रूरत है न उनको हाथ की ज़रूरत है, अपने दमखम पर चुनाव लड़ते हैं। तो यहाँ जो ऐसे इलाके हैं वहाँ पर अब नए गणित के अनुसार कांग्रेस को काम करना पड़ेगा। और जैसा अब यहाँ प्रतिष्ठा जो है दाव पर प्रसादी लाल मीणा की होगी, जो मीणा छत्रप के तौर पर जाने तो जाते हैं लेकिन लालसोट से बाहर वो अपनी जो राजनीतिक जो कहा जा सकता है जो चातुर्य वो उनका दिखाने का उनकी आदत नहीं रही। वो एक पॉलिटिक्स करते हैं अपने एक सिद्धांतों के अनुसार, कांग्रेस पार्टी की रीति नीति के अनुसार। तो अब उनको थोड़ा सा बाहर निकलना होगा और मंडावरी से बाहर जाकर पूरे दौसा की राजनीति भी उनको संभालनी होगी। किस तरह से संभाल लेंगे, बहुत दारोमदार उन पर रहने वाला है। इसी तरह आगे जो सीटें हैं उन पर भी कुछ इसी तरह का होगा। सुभाष गर्ग भरतपुर से आते हैं, अब सुभाष गर्ग के लिए अग्नि परीक्षा होगी। अभी तक तो मंत्री पद पर रहते हुए ट्विटर वार हमने विश्वेंद्र सिंह और सुभाष गर्ग के बीच देखे होंगे, लेकिन अब इन ट्विटर वार के बीच अब असली जो प्रहार हैं चुनाव में वो देखने को मिले। जोगेंद्र अवाना को यहाँ से लाकर मंत्री बनाने की बात है। भरतपुर रीजन में गुर्जर वोटों के जो सचिन पायलट का प्रभाव है उसको ब्रेक करने के बाद कितना वो इस मामले में उनको आगे लाके प्रयोग कर पाएगी। वो पहली बार विधायक बने लेकिन बहुत जल्दी ही वो चर्चित भी हो गए, तो किस तरह का प्रभाव यहाँ पर दे पाएंगे। राजनीतिक तौर पर अभी जो मारवाड़ का इलाका है जहाँ गुड़ा मलानी से हेमाराम चौधरी है, वहाँ हरीश चौधरी एक बड़े छत्रप के तौर पर है। हरीश चौधरी मुझे लगता है लग गए होंगे इस काम में कि कौन और ऐसा उम्मीदवार हो सकता है जो
चुनौती वहां पर दे सके। और वहां पर आरएलपी क्या करेगी, क्योंकि आरएलपी को हम नज़रअंदाज नागौर में भी नहीं कर सकते, आरएलपी को हम नज़रअंदाज गुड़ामालानी में भी नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर हनुमान बेनीवाल क्या करने जाएंगे और किस तरह का उनका रहेगा। हो सकता है सचिन पायलट नागौर में आरएलपी के सहारे दोनों अपने उम्मीदवार उतार दे, या सचिन पायल आरएलपी के साथ वहाँ कॉम्बिनेशन करके कोई काम कर दे, वहाँ उनके साथ वो समझौतावादी राजनीति करते हुए अपने उतार क्योंकि हमने ये देखा है कि रामनिवास गावड़िया की मदद हनुमान बेनीवाल ने चुनाव में, विधानसभा चुनाव में की थी, और ये रामनिवास गावड़िया हनुमान बेनीवाल की मदद से विधायक चुने गए थे। तो जो एक इंटरनली जो बॉन्डिंग है पुरानी, और योगेश जी ये बिल्कुल आसान भी नहीं होगा, ये आसान भी नहीं होगा, बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी रहेगी। ठीक है, जो भी एक्शन लिया जाता है, सदस्यता भी यहाँ पर रद्द की जाती है, लेकिन अहम ये उपचुनाव हो जाएंगे और सबसे ज्यादा खास रहेगा उन 19 कैंडिडेट को चुनना, चयन करना, फिर चाहे वो बीजेपी के नेता इंटरेस्टेड हो या कांग्रेस के दूसरे ऐसे नेता जो यहाँ पर टफ कॉम्पिटिशन दे सके और जिताऊ साबित हो, इन्हें चुनना भी एक बड़ा चैलेंज होगा। और शायद यही वजह है कि अभी से तैयारियां उपचुनाव को लेकर शुरू भी होगी। बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए।